हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम लोग अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं नवंबर 2020 के सीए इंटर के पेपर के लिए फॉर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। If you're new to my channel, then I want to introduce myself. I'm Yogita Harjani. I'm a CA and a CS, and in CS I have multiple ranks. Make sure you subscribe to this channel. Also, like this video and share it with your friends. Now, let's start off with this video. आपके नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन के लिए जो एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स हैं दे आर फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1 May 2019 टिल योर 30th April 2020. सो देर आर सम न्यू अमेंडमेंट्स एंड देर आर सम ओल्ड अमेंडमेंट्स जो May 20 एग्जामिनेशन पे एप्लीकेबल थे। हम सारे के सारे कंबाइन डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले मैं नवंबर 20 वाले जो दो नए अमेंडमेंट्स हैं अकाउंट्स ऑफ द कंपनी चैप्टर 9 के अंदर, मैं उन्हें पहले डिस्कस करने वाली हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल रिवाइज ऑल द अमेंडमेंट्स जो आपके May 20 एग्जामिनेशन के लिए भी एप्लीकेबल थे। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपके सारे अमेंडमेंट्स रिवाइज हो जाएंगे एंड अमेंडमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आते हैं आपके अमेंडमेंट्स के ऊपर। Okay, so we are seeing the new amendments from your chapter 9. So chapter 9 is about accounts of the company. उसके अंदर हमने सेक्शन 135 डिस्कस किया था। सेक्शन 135 CSR के बारे में बात करता है, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कंपनी को अपने प्रॉफिट्स में से कितना परसेंटेज सोशल वेलफेयर के लिए स्पेंड करना चाहिए, वो हमने सेक्शन 135 में डिस्कस किया था ना। सेक्शन 135 में रेफरेंस था शेड्यूल 7 का। शेड्यूल 7 के अंदर CSR की एक्टिविटीज़ प्रिस्क्राइब्ड हैं। सो जिस भी कंपनी को CSR कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उन्हें CSR किन एक्टिविटीज़ में करना है वो लिस्ट हमारी शेड्यूल 6 के अंदर दी हुई थी। उसके अंदर हमारा एजुकेशन था, पॉवर्टी इरेडिकेशन था, विमेन अपलिफ्टमेंट था, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी। सो उस लिस्ट के अंदर देयर इज़ अ चेंज जो नया है। सो ये जो लिस्ट है इसमें एक पॉइंट नंबर 8 था। प्रीवियसली इस पॉइंट नंबर 8 में लिखा था दैट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड और एनी अदर फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलीफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस विल बी कंसिडर्ड एज अ CSR एक्टिविटी। मतलब पहले ऐसा था कि कोई कंपनी अगर नेशनल रिलीफ फंड में पैसा डाल रही है सोशल वेलफेयर के लिए या कोई अदर प्रिस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फंड में पैसा डाल रही है तो उसको हम CSR मानते थे। अब इस पॉइंट के अंदर कुछ एडिशन हुआ है। इस पॉइंट के अंदर अब से ये भी लिखा गया है और प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड यानी कि PM केयर्स फंड, ये पर्टिकुलर फंड का नाम ऐड कर दिया गया है हमारे पॉइंट नंबर 8 के अंदर। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट अब अगर कोई कंपनी जिसे CSR प्रिस्क्राइब्ड है, करना ज़रूरी है, वो CSR एक्टिविटी करने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में भी पैसा डाल सकती है या फिर ये प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड जो है उसके अंदर भी पैसा डाल सकती है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, सो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि अब ये एडिशनल ये जो केयर्स फंड है ये भी CSR एक्टिविटी करने के लिए एलिजिबल है, इसके अंदर भी पैसा डाला जा सकता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अमेंडमेंट डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज़ इन योर रूल 8 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014। देखिए ये जो है ये हमारी बोर्ड रिपोर्ट से रिलेटेड है। सो हमारा बोर्ड रिपोर्ट का जो रेलिवेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 134। सेक्शन 134 में लिखा है कि कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या डिटेल्स जाती हैं। ओके, और वहीं रेफरेंस भी दिया हुआ है कि भाई अपार्ट फ्रॉम द लिस्ट विच इज स्टेटेड इन सेक्शन 134 प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स जो हैं यानी कि रूल्स में जो मैटर्स लिखे हैं वो भी कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट के अंदर जाएंगे। और वो जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं वो रूल्स हैं हमारे रूल नंबर 8 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014। ठीक है, तो अब बोर्ड रिपोर्ट कंपनी की जो रहती है उसमें एक एडिशनल मैटर डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। वो एक एडिशनल आइटम इंक्लूड किया है रूल नंबर 8 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 के अंदर। ओके, सो उसके अंदर वी हैव सब रूल 5 ऑफ रूल नंबर 8 जिसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं। नाउ बिफोर वी रीड दिस पॉइंट पहले मैं हल्का सा आइडिया दे देती हूँ आपको कि व्हाट इज़ बोर्ड रिपोर्ट जस्ट फॉर योर रिविजन। देखिए बोर्ड रिपोर्ट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट। हर कंपनी को साल के एंड में एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी कंपनी के बारे में, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोग्रेस के बारे में, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में उस रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी बातें लिखी जाती है इस बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, जैसे कि ऑडिटर ने जो रिपोर्ट बनाई है, ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, उसके ऊपर जो कॉमेंट्स होते हैं वो भी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर लिखे जाते हैं। देन पूरे साल में क्या फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज आए, उनके बारे में डिटेल्स बोर्ड रिपोर्ट के अंदर लिखी जाती हैं। कौन से नए की मैनेजरियल पर्सन्स आए, कितने लोगों ने छोड़ा, डायरेक्टर्स
की कितनी मीटिंग हुई वो चीज़ें लिखी जाती हैं, कितने नए डिपॉजिट्स इशू हुए, कितने पे बैक कर दिए गए थे, ओवरऑल कितनी बोर्ड की मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारी डिटेल्स, कितना अमाउंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना रिजर्व्स में गया, बहुत सारी डिटेल्स इस बोर्ड रिपोर्ट के अंदर लिखी जाती हैं। बेसिकली इट इज़ अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने सारे स्टेक होल्डर्स को कि पूरे साल भर में कंपनी ने क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं और क्या क्या बुरी बुरी चीज़ें की हैं। बुरी चीज़ें तो नहीं लिखी जाती है, बट मोस्टली फ्लॉन्ट करना थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर ये हुआ और फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स बोर्ड रिपोर्ट में लिखी जाती हैं। ठीक है, अब बोर्ड रिपोर्ट में जो कंपलसरी चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं कंपनी को, उनकी डिटेल्स हमारे सेक्शन 134 में भी लिखी हैं और साथ ही साथ रूल नंबर 8 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स में भी लिखी हैं। ठीक है, सो रूल नंबर 8 के अंदर एक एडिशनल आइटम आया है विच इज़ इन सब रूल 5 ऑफ रूल नंबर 8। ठीक है, देखिए यहाँ ये आइटम को हम रीड करते हैं, देन वील अंडरस्टैंड। सो दिस इज इंसर्टेड, इट सेज अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपिनियन ऑफ द बोर्ड with regard to integrity, expertise and experience of the independent directors appointed during the year. So इसका देखिए क्या मतलब हुआ, it means that हर साल कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक एडिशनल स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। उस एडिशनल स्टेटमेंट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जितने भी हैं कंपनी के, उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डिटेल्स जाएंगी। ठीक है, उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अभी तक क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, बैकग्राउंड कैसा है, क्या क्या कंपनीज़ में वो काम कर चुके हैं, उनकी इंटेग्रिटी कितनी अच्छी है, उसके ऊपर एक पूरा स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जाएगा इन योर बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स क्योंकि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सारी कंपनीज़ को रखना ज़रूरी नहीं होता, कुछ लिमिटेड कंपनीज़ के ऊपर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपलसरी रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी बातें हम सीए फाइनल के अंदर आपका डिस्कस करेंगे, इट इज़ कवर्ड इन सेक्शन 149। ठीक है, सो जो कंपनीज़ को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ पे ये प्रोविज़न अप्लाई करेगा। ऑब्वियसली जिन कंपनीज़ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, उनकी बोर्ड रिपोर्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डिटेल्स लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है उनकी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। नाउ यहाँ एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया हुआ है, द एक्सप्रेशन प्रोफिशिएंसी मीन्स द प्रोफिशिएंसी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज असर्टेंड बाय द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी स्टेटमेंट, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट। देखिए सेक्शन 150 जो है आपके कोर्स में नहीं है, इट इज़ इन सीए फाइनल, बट आई विल गिव यू अ हाईलाइट ऑफ इट। देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक डेटा बैंक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को असाइन कर रखा है, वो डेटा बैंक मेंटेन करती हैं। उस डेटा बैंक के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डिटेल्स होती हैं। सपोज मुझे किसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, या फॉर दैट मैटर इवन अगर आपको बनना है, तो आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करोगे, उनको अप्लाई करोगे, उनको अपना डेटा दोगे, अकॉर्डिंगली वो आपको टेस्ट करेंगे। दे विल सी वेदर यू आर गुड इनफ टू बी सम कंपनीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉट। ठीक है, सो उसको चेक करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे विल कंडक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यू विल हैव टू पास दैट टेस्ट। ओके, अगर आप टेस्ट पास कर लेते हो, अकॉर्डिंगली आपका नाम या मेरा नाम इट विल बी एडेड इन दैट डेटा बैंक। अकॉर्डिंगली दूसरी जो सारी कंपनीज है जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, दे कैन यूज दैट डेटा बैंक, दे कैन फाइंड योर नेम एंड अकॉर्डिंगली दे कैन हायर यू एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ देयर कंपनी। ठीक है, सो अब हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसका नाम उस डेटा बैंक में है उसको ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो देना पड़ता है। अकॉर्डिंगली उनका वो जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट का स्कोर है वो भी इट इज़ इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। सो दैट ऑफिशियल स्कोर इन द प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो स्कोर जो है वो डिटेल्स को भी इस स्टेटमेंट में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, सो यहाँ प्रोफिशिएंसी का मतलब इज़ दैट ओनली द प्रोफिशिएंसी एज पर दैट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट which is conducted by the organization of central government to put the independent director's name in that data bank. ठीक है, so the summary, if I have to summarize this whole point, basically अब से ऐसा है, हर बोर्ड रिपोर्ट के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी इंटेग्रिटी, इन सब का भी स्टेटमेंट डालना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, एंड यहाँ हम जो प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं, इट मीन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हुआ होगा, उसका स्कोर एंड डिटेल्स भी इस स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे। सो ये तो हमने डिस्कस कर लिए जो आपके नए अमेंडमेंट्स आए थे, यानी कि 1 नवंबर 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2020 के जो नए अमेंडमेंट्स दो मैंने बोले थे आपको, अभी हमने वो डिस्कस किए हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रीवियस अमेंडमेंट्स जो कि आपके वैसे तो May 20 एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल थे, बट बिकॉज ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ अटेम्प्ट वो सारे के सारे अब आपकी नवंबर एग्जाम पे भी एप्लीकेबल हैं। उनको हम डिस्कस कर लेते हैं।
So let's start off with chapter number 2 of the Companies Act, which is incorporation of the company and the matters incidental thereto. देखिए इसके अंदर रूल नंबर 8 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, इसके अंदर चेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा, ये नेम क्लॉज से रिलेटेड है। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको याद होगा, इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। इसके अंदर 6 डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं। सो नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन एंड सिचुएशन क्लॉज, इतने सारे के सारे क्लॉजेज रहते हैं। उसमें जो नेम क्लॉज है उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। कभी भी कोई नई कंपनी रहती है जिसको अपना नाम रखना होता है, तो वो नाम कैसा रख सकती है। यहाँ हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसको अपना नाम चेंज करना है, तो वो कैसा नया नाम रख सकती है, राइट। सो व्हेनेवर अ कंपनी इज कीपिंग इट्स ओन नेम, तो वो किस तरीके का नाम रख सकती है, उससे रिलेटेड है हमारा रूल नंबर 8 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, ठीक है। सो इस रूल के अंदर ये लिखा है कि कोई कंपनी जो है उसका नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए। तो ऑलरेडी एक रिलायंस कंपनी है, मैं अपना कंपनी का नाम भी रिलायंस रखना चाह रही हूँ तो अलाउड नहीं है। या सिमिलर नाम भी नहीं रख सकती, मतलब 1-2 अल्फ़ाबेट्स चेंज कर दिए स्पेलिंग के, या सिंगुलर प्लूरल कर दिया, इस तरीके से, मतलब एग्जैक्ट सेम नाम बट 1-2 अल्फ़ाबेट्स ऊपर नीचे कर दिए। सो सिमिलर नाम भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा 2 नाम अगर बहुत सिमिलर हैं तो। सिमिलर नाम भी कंपनी का नहीं रख सकते। कंपनी का नाम ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट कि गवर्नमेंट से कोई एक एसोसिएशन है उस कंपनी का, या किसी नेशनल हीरो से कोई एसोसिएशन है, उस नाम के अंदर बैंक नहीं लिखा होना चाहिए, नेशनल नहीं लिखा होना चाहिए। तो एक कंपनी को किस तरीके से नाम रखना है, वो सारे के सारे रेगुलेशंस, रूल्स हमारे रूल नंबर 8 के अंदर लिखे हुए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रूल नंबर 8 जो है उसके अंदर ये सारे रूल्स को एकदम भर भर के एक ही जगह रख दिया, लिखा हुआ था पहले, तो उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए रूल नंबर 8 को डिवाइड कर दिया 3 डिफरेंट रूल्स में, ताकि थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन हो जाए, थोड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाए, समझने में आसान हो जाए। तो उन्होंने 3 कैटेगरीज में बांट दिया इसको। दे हैव मेड रूल नंबर 8, रूल नंबर 8A एंड रूल नंबर 8B। ये है बेसिकली रूल नंबर 8 पहले वाला ही, पर अब उस रूल नंबर 8 को डिवाइड इन 3 पार्ट्स में कर दिया है, सो दैट समझने में आसान हो जाए, ठीक है। कैटेगराइज करके 3 कैटेगरीज बना दी हैं, रूल नंबर 8, 8A एंड 8B, ठीक है। रूल नंबर 8 में ये लिख दिया कि नेम्स विच रिजेंबल टू नियरली विद एग्जिस्टिंग नेम। सो वी नो दैट एक कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो अब कैसे पता चलेगा सिमिलर है कि नहीं है, उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस बना के गवर्नमेंट ने रूल नंबर 8 में डाल दिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज़ द सेम एज ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। देखिए ये 2 नाम है, एक है ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, दूसरा है ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। दोनों एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ फ़र्क इतना है यहाँ ग्रीन है और यहाँ ग्रीन्स है, ठीक है। क्या ये 2 नाम सिमिलर हैं? क्या एक नई कंपनी अपना नाम ग्रीन्स टेक्नोलॉजी रख सकती है, जबकि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी करके नाम से कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ इनको सिमिलर माना गया है, हेंस इस तरीके के नाम नहीं रखे जा सकते। सिर्फ स्पेलिंग में 1-2 वर्ड्स का हेरा फेरी है, ओके। सो इस तरीके का नाम नहीं रखा जा सकता। इस तरीके से बहुत सारे इलस्ट्रेशंस रूल नंबर 8 के अंदर अब डाल दिए गए हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि 2 नाम सिमिलर कैसे होंगे, ओके। नेक्स्ट रूल नंबर 8A बना दिया, ओके। रूल नंबर 8A में अनडिजायरेबल नेम्स के बारे में लिखा है, ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी कंपनी का नाम जो होता है वो ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, उसमें किसी नेशनल हीरो के साथ कनेक्शन है ऐसा नहीं लगना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन है ऐसा नहीं लगना चाहिए, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन है ऐसा नहीं लगना चाहिए। सो ये सारी की सारी बातें रूल नंबर 8A में डाल दी, ठीक है। ये बेसिकली रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि कौन से नाम जो हैं वो अलाउड ही नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली नॉट अलाउड, दे आर अनडिजायरेबल नेम्स, दे आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। वो सारे नामों की लिस्ट जो है वो 8A के अंदर डाल दी। नेक्स्ट रूल 8B बना दिया, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस विच कैन बी यूज्ड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ इस रूल 8B के अंदर कुछ वर्ड्स की लिस्ट डाल दी और बोला कि भाई कोई कंपनी को अगर इन वर्ड्स को यूज़ करके अपना नाम बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। इसके देखिए लिस्ट पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। देखिए इसके अंदर आ जाएगा बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट और बहुत सारे और नाम। सो अगर कोई कंपनी अपना नाम नेशनल से स्टार्ट करना चाहती है, या यूनियन वर्ड लिखना चाहती है, बोर्ड लिखना चाहती है, कमीशन लिखना चाहती है, सो ऐसे सिचुएशन में उनको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दी
तो जाके वो कर पाएंगे, इस वर्ड को यूज़ कर पाएंगे अपने नाम में, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो ये अमेंडमेंट बेसिकली सिर्फ प्रेजेंटेशन में अमेंडमेंट था। पहले ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लब करके रूल नंबर 8 में लिखे थे, नाउ इनको रूल नंबर 8, रूल नंबर 8A एंड रूल नंबर 8B में डिवाइड कर दिया गया है। सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट दीज नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट चैप्टर 3 के अंदर है, विच इज़ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। ना इसके अंदर सेक्शन 26 में अमेंडमेंट है। सेक्शन 26 पहले तो क्या बोलता है ये मैं आपको बताती हूँ, देन वी विल सी हाउ द अमेंडमेंट गोज। सी सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रॉस्पेक्टस। कोई भी कंपनी अगर पब्लिक ऑफर कर रही है सिक्योरिटीज़ का, यानी कि वो नॉर्मल पब्लिक को अपने शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो उसे एक एडवर्टाइजमेंट इशू करना पड़ता है विच इज़ कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस में बेसिकली बहुत सारी डिटेल्स होती हैं अबाउट दैट इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, कंपनी उस पैसे का क्या करने वाली है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी की करंट डिटेल्स, जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह क्या है, सब डिटेल्स जो होती है प्रॉस्पेक्टस में लिखी होती हैं। इस प्रॉस्पेक्टस को देखकर लोग जज करते हैं कि उन्हें उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, सो अब उस प्रॉस्पेक्टस में किसी भी कंपनी को क्या लिखना होता है वो डिटेल्स सेक्शन 26 में लिखी हैं। सेक्शन 26 बहुत सारी बातें बोलता है कि प्रॉस्पेक्टस जो है वो डेटेड होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर होना चाहिए डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, हर उस बंदे का जिसका नाम प्रॉस्पेक्टस में लिखा है। द प्रॉस्पेक्टस शुड बी फाइल्ड विथ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। प्रॉस्पेक्टस को जो है रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना रहता है ना। इसी पॉइंट में हमारे चेंजेस हैं। प्रॉस्पेक्टस के अंदर एक्सपर्ट की स्टेटमेंट भी अटैच करनी रहती है। ओके, प्रॉस्पेक्टस एक बार रजिस्ट्रार के पास अगर फाइल कर दिया जाता है उसके बाद वो 90 डेज़ के लिए वैलिड रहता है। उसी 90 डेज़ के अंदर इशू जो है हो जाना चाहिए शेयर्स और सिक्योरिटीज़ का बेस्ड ऑन दैट प्रॉस्पेक्टस। ऐसी डिटेल्स अपन की सेक्शन 26 के अंदर लिखी हुई है। नाउ व्हाट इज़ द अमेंडमेंट हियर? सी सेक्शन 26 जो है इसके अंदर पहले ये लिखा था कि जो प्रोस्पेक्टस कंपनी बनाती है उस प्रॉस्पेक्टस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता है, रजिस्ट्रार उसको वेरीफाई करता है, रजिस्ट्रार चेक करता है कि सब बराबर है कि नहीं है। अगर सब बराबर होता है, प्रॉस्पेक्टस के अंदर सारे प्रोविजंस फॉलो कर दिए जाते हैं, तो रजिस्ट्रार जो है उस प्रॉस्पेक्टस को एक्सेप्ट करता है, वरना वो रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। ये रिक्वायरमेंट पहले थी इन सेक्शन नंबर 26। नाउ दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हैज़ बिन रिमूव्ड। ठीक है, अब अगर कोई कंपनी पब्लिक ऑफर कर रही है सिक्योरिटीज़ का, शेयर्स का, तो उनको रजिस्ट्रार को एज इट इज़ प्रॉस्पेक्टस बना के उठा के हाथ में देना रहता है, दैट्स इट। उनको रजिस्टर नहीं करवाना प्रॉस्पेक्टस को। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अब प्रॉस्पेक्टस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें एज इट इज़ बस कंपनी की साइड से प्रॉस्पेक्टस लेना है और उसे फाइल कर देना है, अपने पास रिकॉर्ड्स में रख लेना है। ठीक है, दैट्स प्रीटी मच इट। इस सेक्शन के अंदर सिर्फ यही एक मेन चेंज है। अब उस मेन चेंज की वजह से, यानी कि रजिस्ट्रेशन की जगह अब सिर्फ फाइलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस की जगह अब सिर्फ फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस आएगा, राइट। सो वो वर्ड रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द वर्ड फाइलिंग। रजिस्ट्रेशन इज़ मोर स्ट्रिक्ट इन नेचर। रजिस्ट्रेशन के अंदर बेसिकली वेरिफिकेशन होता है फ्रॉम द साइड ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, लेकिन जो फाइलिंग है, फाइलिंग का मतलब है सिर्फ दे दिया और रख लिया, कोई चेकिंग नहीं होती है। ठीक है, सो एक तरीके से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ की पावर ली जा रही है, और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ कंपनीज़ के लिए मैटर थोड़ा और आसान कर दिया जाता है। प्रोसीजर पहले कॉम्प्लिकेटेड था, अभी उसको सिंपल कर दिया गया है। ठीक है, सो अब देखिए सेक्शन 26 के अंदर देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं अकॉर्डिंगली। सो रजिस्ट्रेशन वर्ड हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय फाइलिंग। देखिए, प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड आफ्टर फाइलिंग विथ द आरओसी। ये पर्टिकुलर सबसेक्शन 4 जो है ये बोलता था कि आप जब प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू कर रहे हो उससे पहले आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास वो प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करना है। अब वो रजिस्टर वर्ड हटा के फाइल करना है, ये लिख दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, सो वील जस्ट रीड इट आउट। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी in relation to an intended company unless on or before the date of publication they has been delivered to the registrar for filing, a copy thereof signed by every person whose name as the director or the proposed director or their authorized attorney. Okay, simply filing करना है, अब रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेक्शन 26 का सब सेक्शन 5, इसमें भी चेंजेस हुए हैं। इसमें अगेन देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन वर्ड की जगह फाइलिंग वर्ड लिख दिया गया है, दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है, ये सब सेक्शन 5 जो है ये एक्सपर्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। मैं पहले बताती हूँ इसमें क्या लिखा था।
ठीक है। हो सकता है कंपनी को शेयर्स जो इशू करने हैं, जो पैसा आने वाला है उस पैसे से वो फैक्ट्री लगाने वाली है या एक नया प्रोडक्ट बनाने वाली है, तो उस प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो सकता है उन्होंने किसी इंजीनियर को, किसी एक्सपर्ट को अप्रोच किया हो, उस एक्सपर्ट ने कुछ प्रेडिक्शंस दिए हों, डिटेल्स दिए हों, तो उस एक्सपर्ट की जो एडिशनल स्टेटमेंट रहती है, हो सकता है कंपनी उस स्टेटमेंट को भी प्रॉस्पेक्टस में लगा रही है कि भाई एक्सपर्ट की स्टेटमेंट आप तभी ऐड कर सकते हो अगर वो जो एक्सपर्ट था वो कंपनी के मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मेशन इसके अंदर इन्वॉल्व था। फर्स्ट थिंग इज दैट। एंड सेकेंडली, अगर वो जो एक्सपर्ट है उसने अपना कंसेंट दिया है, उसने बोला है कि हाँ ठीक है आप मेरे एक्सपर्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। और तीसरी चीज़, उसने अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं किया। प्रॉस्पेक्टस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देने से पहले उस एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं किया। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कई बार एक ऑडिटर या एक एक्सपर्ट हाँ बोल देता है कि मेरा स्टेटमेंट यूज़ कर लो, पर बाद में ना भी बोल सकता है ना। वो बोल सकता है नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपने डिटेल्स नहीं दी थी, अभी मुझे नहीं चल रहा, मेरी स्टेटमेंट वापस दो, पैसे वापस लो, मेरा डिटेल्स मत डालना। हो सकता है, हु नोज, राइट। सो यही बात इधर सब सेक्शन 5 के अंदर लिखी हुई है। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ फ़र्क क्या आया है। देखिए पहले लिखा था दैट एक्सपर्ट ने वो कंसेंट विड्रॉ नहीं की होनी चाहिए बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। अब बस वही चेंज करके लिखा है कि कंसेंट विड्रॉ नहीं होनी चाहिए बिफोर फाइलिंग द प्रॉस्पेक्टस विथ द रजिस्ट्रार। ठीक है, सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन वर्ड को हटा के फाइलिंग कर दिया गया है, बाकी पूरा प्रोविजन एज इट इज़ है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि अब प्रोस्पेक्टस को आरओसी को रजिस्टर ना करके सिर्फ फाइल करना है, हाथ में देके आना है। ठीक है, वील जस्ट क्विकली रीड थ्रू दिस एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट। सो लेट्स सी। A prospectus issued under subsection 1 shall not include a statement purporting to be made by an expert unless expert is a person who is not and has not been engaged or interested in the formation and promotion of the or management of the company and has given written consent and has not withdrawn such consent before delivery of the copy of the prospectus to the registrar for filing. Okay, ठीक है। कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सबसेक्शन। सेक्शन 26 का सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? इसमें भी छोटा सा अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट वापस वही छोटा सा अमेंडमेंट है, रजिस्ट्रेशन की जगह फाइलिंग वर्ड यूज़ कर दिया गया है। दैट्स प्रिटी मच इट। ठीक है, यहाँ पहले क्या लिखा था? पहले ये लिखा था कि कभी भी कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, ऑफ कोर्स वी नो कि उसको फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, पहले रजिस्टर करना होता था। तो अब कंपनी ने रजिस्टर किया कि नहीं किया, ये प्रॉस्पेक्टस में लिखना ज़रूरी था। प्रॉस्पेक्टस के ऊपर लिखना ज़रूरी होता था कि भाई इसका एक कॉपी हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दे दिया है। ठीक है, सो अभी भी वही रिक्वायरमेंट है, बस फ़र्क ये है कि नाउ दे हैव टू स्टेट दैट द कॉपी हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग, नॉट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी भी लिखना ज़रूरी है कि रजिस्ट्रार को प्रॉस्पेक्टस का कॉपी दे दिया गया है, लेकिन अब हम वर्ड्स जो यूज़ करेंगे वो ये लिखेंगे कि द कॉपी हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग, ओके, नॉट रजिस्ट्रेशन। चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट सबसेक्शन इज सबसेक्शन 7। ये ओमिट कर दिया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पर आपका छोटू मोटू क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये पॉइंट पहले क्या बोलता था? ये कहता था कि रजिस्ट्रार शैल नॉट रजिस्टर अ प्रॉस्पेक्टस अनलेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लाइड विद एंड द प्रॉस्पेक्टस इज अकम्पनीड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पर्सन्स हुज नेम्स इज रिटन इन द प्रॉस्पेक्टस। देखिए यहाँ आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पहले पावर था, अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज प्रॉस्पेक्टस को देखते, उनको ऐसा लगता कि सेक्शन कंप्लाई नहीं किया गया, कुछ डिटेल्स मिसिंग हैं, या जिन जिन लोगों का नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है उन्होंने साइन नहीं किया, उन्होंने कंसेंट नहीं दिया, कुछ भी ऊपर नीचे लगता है रजिस्ट्रार को, तो पहले रजिस्ट्रार रिजेक्ट कर सकता था। वो कह सकता था नहीं प्रोस्पेक्टस हमको समझ नहीं आया, वापस ले जाओ, रीड्राफ्ट करके लाओ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते थे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नाउ दिस सेक्शन हैज़ बीन ओमिटेड, सो दैट मीन्स नाउ रजिस्ट्रार डज नॉट हैव एनी सच पावर। अब रजिस्ट्रार रिजेक्ट नहीं कर सकते, भले कंप्लायंस नहीं हुआ हो तो भी वो रिजेक्ट करने का पावर नहीं है रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, इस पर छोटू मोटू क्वेश्चन आ सकता है। देखिए सेक्शन 35 के अंदर हमारे पास कुछ अमेंडमेंट्स हैं। सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। ओके, बिफोर वी गेट इनटू द अमेंडमेंट, लेट्स रिवाइज दिस सेक्शन। सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। देखिए कोई कंपनी पब्लिक ऑफर करती है शेयर्स का, सिक्योरिटीज़ का, तो हमें समझता है कि
प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है उस कंपनी को, ताकि उस प्रॉस्पेक्टस को रीड करके, उसे पढ़ के लोगों को समझ में आए कि उनको पैसा लगाना है या नहीं लगाना, कंपनी अच्छी है या नहीं है, ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉस्पेक्टस है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पर, इसकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर लोग अपना हार्ड अर्न मनी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, अगर प्रॉस्पेक्टस में कुछ झूठ लिख दिया, कुछ गलत लिख दिया, गलती से कुछ मिस्टेक कर दिया, ठीक है, तो वो एक दो छोटी छोटी गलती की वजह से कई इन्वेस्टर्स भरोसा कर लेंगे और गलत डिसीजन ले लेंगे और अपना पैसा कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे, और हो सकता है बाद में वो कंपनी डूब जाए और बाद में उन इन्वेस्टर्स को नुकसान हो जाए, उनका पैसा डूब जाए, राइट। तो इस वजह से प्रॉस्पेक्टस के अंदर कभी भी कुछ गलत नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इंसान है जो प्रॉस्पेक्टस बना रहे हैं, तो गलती तो हो ही सकती है, देयर कैन ऑलवेज बी अ मिस स्टेटमेंट, उसकी वजह से कभी इन्वेस्टर को लॉस होता है, राइट, तो किसी को तो उसकी भरपाई करनी चाहिए। सो देखिए, मिस स्टेटमेंट इन द प्रॉस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ एन ऑफेंस, इसके लिए लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी इज क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी जो है वो कवर्ड है सेक्शन नंबर 35 के अंदर। व्हाट डज दैट मीन? सिविल लाइबिलिटी बेसिकली मीन्स गलती से मिस्टेक हो गया, किसी ने जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करना था, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ गलती होता है तो सिविल लाइबिलिटी अट्रैक्ट होती है। सेक्शन 35 में उसकी डिटेल्स लिखी हैं। सेक्शन 35 बोलता है कि अगर कभी ऐसी सिविल लाइबिलिटी है, मिस स्टेटमेंट है प्रॉस्पेक्टस के अंदर, तो डायरेक्टर्स या एक्सपर्ट्स या जिन जिन लोगों का नाम डायरेक्टर्स के तौर पर लिखा है इन द प्रॉस्पेक्टस और प्रमोटर्स, ठीक है, सारे लोग जिनका डिटेल्स प्रॉस्पेक्टस में है, वो लोग लाइबल होंगे। दे विल हैव टू कॉम्पेंसेट द लॉसेस। वो अपनी जेब से, अपने घर से पैसा लेकर आएंगे और ऐसे इन्वेस्टर्स का पैसा, लॉसेस, डैमेजेस कॉम्पेंसेट करेंगे। ये लिखा है सेक्शन 35 के अंदर, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ डायरेक्टर, अब प्रॉस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट हुआ, लेकिन इस बेचारे डायरेक्टर की कोई गलती नहीं थी, ये अपने आप को बचाना चाहता है, तो इसको क्या कोई रेमेडी दे रखी है? इसके लिए क्या कोई डिफेंस है इस सेक्शन के अंदर? हाँ, डिफेंस है। अगर देखिए सब सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर ये लिखा है कि अगर वो प्रूव कर दे कि जो मिस स्टेटमेंट थी प्रॉस्पेक्टस के अंदर, जो गलती है प्रॉस्पेक्टस के अंदर, वो गलती एक्सपर्ट की वजह से है, पर अगर वो डायरेक्टर खुद को बचाना चाहता है तो वो ब्लेम एक्सपर्ट पे डाल सकता है, प्रोवाइडेड सच में एक्सपर्ट का गलती है। वो ये प्रूव कर दे अगर कि एक्सपर्ट की स्टेटमेंट में गलती थी, एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट था, एक्सपर्ट ने कंसेंट दिया था स्टेटमेंट अटैच करने के लिए, एंड फोर्थली उसने कंसेंट विड्रॉ नहीं किया था बिफोर फाइलिंग ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। अगर ये 4 चीज़ें प्रूव हो जाए तो ऐसे में डायरेक्टर बच जाएगा, एक्सपर्ट पे सारा बोझ आ जाएगा, एक्सपर्ट को लॉसेस डैमेजेस कवर करने पड़ जाएंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि प्रॉस्पेक्टस को अब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं करना होता, अब सिर्फ फाइल करना होता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन वर्ड की जगह फाइलिंग वर्ड हर जगह रिप्लेस कर दिया गया है। सिर्फ एक वही वर्ड जो है वो इस सेक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर भी चेंज कर दिया गया है। एक्सपर्ट शुड नॉट हैव विड्रॉन द कंसेंट बिफोर द प्रॉस्पेक्टस इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। पहले ही रजिस्टर्ड वर्ड था, अब फाइल वर्ड है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस हियर। सिर्फ रजिस्ट्रेशन वर्ड की जगह फाइलिंग वर्ड यूज कर दिया गया है। लेट्स जस्ट रीड इट वेरी क्विकली. With regards to every misleading statement purported to be made by an expert or contained in what purports to be the copy of the extracts from the report or valuation of the expert, it was correct and fair representation of the statement or the correct copy or a correct and fair extract from the report of valuation and he has reasonable ground to believe. देखिए यहाँ he कौन है? he मतलब डायरेक्टर, प्रमोटर जो खुद को बचाना चाहते हैं। He has reasonable grounds to believe and did up to the time of issue of the prospectus that person making such statement was competent. यानी कि जो हमारा एक्सपर्ट था वो competent था, that's point number 1. And the said person has given the consent. Point number 2, इसको ये भी पक्का पता था कि भाई इस एक्सपर्ट ने consent दिया है, and he has not withdrawn the consent before filing the copy of the prospectus with the registrar. पहले यहाँ words थे delivery of copy of the prospectus for registration, अब उनको हटा के लिख दिया गया फाइलिंग ऑफ द कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार. ओके, सो द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इन सेक्शन 29. सेक्शन 29 बात करता है पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी मेड इन डीमैट फॉर्म. ओके,
नाउ देखिए, कभी भी कोई कंपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, तो दो तरीके से इशू कर सकती है, या तो फिजिकल फॉर्म में या डीमैट फॉर्म में। सो सिक्योरिटीज़ को अगर शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में इशू कर दिया जाए, हर शेयर होल्डर के पास एक शेयर सर्टिफिकेट हो, तो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। वेराज जब हम डीमैट सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो दैट मीन्स दैट कंपनी की सिक्योरिटीज़ का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, दे आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो किसी शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट में जो एंट्री रहेगी कि इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के पास इतने शेयर्स हैं, इतने शेयर्स हैं, दैट इज़ सफिशेंट एविडेंस कि उसके पास शेयर्स एक्चुअली हैं, दैट इज़ कॉल्ड डीमैट सिक्योरिटीज़। वेराज फिजिकल सिक्योरिटीज़ मीन शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करना, ठीक है। सो कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है तो वो फिजिकल फॉर्म में या डीमैट दोनों में कर सकती है, बट कुछ कंपनीज़ को कंपलसरी बोल रखा है कि कभी भी उनको शेयर्स इशू करने हैं या ट्रांसफ़र करने हैं तो उनको डीमैट फॉर्म में ही करने पड़ेंगे। वो डिटेल्स हमारे सेक्शन 29 में लिखी हैं, जिसमें छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, राइट। सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट सबसेक्शन 1। सेक्शन 29 के सबसेक्शन 1 में इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में बोला गया है। इन पर्टिकुलर कंपनीज़ को कंपल्सरीली जब भी वो सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं तो उन्हें डीमैट फॉर्म में ही करना है, उन्हें डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 को फॉलो करना है, ठीक है। सबसेक्शन 1 में ये लिखा है। पहले इसमें लिखा था कि हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफर कर रही है उसे डीमैट सिक्योरिटीज़ ही इशू करनी है। दूसरी बात ये लिखी थी, एवरी क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, उन्हें भी डीमैट सिक्योरिटीज़ ही इशू करनी है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले पावर था कि वो कुछ टाइप की पब्लिक कंपनीज़ को प्रिस्क्राइब कर सकते थे जिन्हें कंपल्सरी सिक्योरिटीज़ को डीमैट फॉर्म में इशू करना था। अब यहाँ चेंज हुआ है, वर्ड जो है पब्लिक इसे हटा दिया गया है। अब जो ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सिर्फ पब्लिक कंपनीज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब ये सेक्शन बोलता है एनी सच अदर क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल इशू द सिक्योरिटीज़ इन डीमैट फॉर्म। यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी पब्लिक कंपनी को या किसी प्राइवेट कंपनी को भी प्रिस्क्राइब करके बोल सकते हैं कि भाई आपको तो डीमैट सिक्योरिटीज़ ही इशू करनी पड़ेंगी, आपको कंपल्सरी डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 को फॉलो करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अब सिर्फ पब्लिक कंपनीज़ को प्रिस्क्राइब करने से लिमिटेड नहीं है, अब वो प्राइवेट कंपनीज़ को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डीमैट सिक्योरिटीज़ इशू करने के लिए, ठीक है। दैट इज़ योर फर्स्ट चेंज। Now let's move to the next subsection. Section 29 subsection 1A, ये पहले नहीं था, ये अभी इंसर्ट हुआ है। इस सेक्शन में क्या बात बोली गई है, इस सबसेक्शन में अभी इंसर्शन हुआ है और इसमें ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ टाइप की अनलिस्टेड कंपनीज़ को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिन्हें कंपल्सरी अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा डीमैट फॉर्म में और होल्ड भी करना पड़ेगा डीमैट फॉर्म के अंदर, ठीक है। सो ये पहले सेक्शन नहीं था। बेसिकली इन दिस सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर, वो कुछ अनलिस्टेड कंपनीज़ को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिन्हें सिक्योरिटीज़ को रखना और ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इन डीमैट फॉर्म बाय फॉलोइंग द डिपॉजिटरीज एक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअली में भी कुछ प्रिस्क्राइब कर रखी हैं कंपनीज़। सो रूल 9A ऑफ द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ में लिखा है कि सारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज़, सारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ को कंपल्सरीली सारी सिक्योरिटीज़ होल्ड भी डीमैट फॉर्म में करनी है और ट्रांसफ़र भी डीमैट फॉर्म में करनी है, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट अमेंडमेंट डिस्कस करते हैं हम लोग। चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, इस चैप्टर में भी थोड़े से अमेंडमेंट्स हैं। सो द अमेंडमेंट इज़ इन रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014। देखिए, ये जो पर्टिकुलर रूल है ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स की बात करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स? सी, एक कंपनी में नॉर्मल प्लेन वनीला इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि इन डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स के ऊपर वोटिंग राइट्स कंपेरेटिवली ज़्यादा होंगे प्लेन वनीला इक्विटी शेयर्स से, ठीक है। सो अगर मेरे पास एक नॉर्मल शेयर है, आपके पास एक डीवीएस है, हो सकता है मेरे उस एक शेयर पे मेरे पास 1 वोट हो और आपके उस डीवीएस पे आपके पास 5 वोट्स हो, ठीक है। सो आपके पास ज़्यादा वोटिंग पावर होगा इवन दो आपने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर जितना मैंने इन्वेस्ट किया है। सो दैट इज़ डीवीएस।
ना डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स जो रहते हैं उसको कंपनी इशू कर सकती है, बट कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं। वो कंडीशंस हमारी रूल नंबर 4 के अंदर लिखी हुई हैं। इन कंडीशंस में थोड़े से चेंजेस हैं। देखिए, पहले इस रूल के अंदर लिखा था कि मैक्सिमम कोई कंपनी कितने DVS इशू कर सकती है, तो तब लिखा था इट शुड नॉट एक्सीड 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पहले ये प्रिस्क्राइब लिमिट थी, इससे ज़्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती थी DVS। ठीक है, अब यहाँ ज़रा नोट कीजिए, DVS डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स मैक्सिमम जो लिमिट थी वो डिपेंड करती थी पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल पे। ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि 26% पेड अप शेयर कैपिटल तक लोग डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती थी कंपनीज, पर उसी में इतने ज़्यादा वोटिंग पावर डाल दिए गए थे कि कंपनी का ओवरऑल वोटिंग सिर्फ इन 26% पेड अप शेयर कैपिटल वालों के पास आ गया था। तो हमें वो नहीं चाहिए। वी वांट टू लिमिट द पावर ऑफ द डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो इसलिए यहाँ चेंजेस लाए और चेंजेस में बोला कि अब से जो मैक्सिमम लिमिट है इट विल डिपेंड ऑन द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, नॉट द पेड अप शेयर कैपिटल। इट विल डिपेंड ऑन द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। देखिए, चेंज करके बोला गया दैट द वोटिंग पावर in respect of the shares with differential rights shall not exceed 74% of the total voting power including the voting power in respect of differential voting right equity shares। अब ये बोला गया कि भाई पेड अप शेयर कैपिटल कितना भी हो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स का, बट ओवरऑल वोटिंग जो इन डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर वालों को मिल रही है इट शुड नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। इन अवे देखिए 74% डाला है इन्होंने। 74% में ये DVR वाले जो हैं दे विल नॉट इवन बी एबल टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। सो इनका ओवरऑल वोटिंग पावर सिर्फ 74% तक ही लिमिट रह जाएगा। लेट्स टेक अ क्विक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, पहले मान लो प्रीवियस बिफोर द अमेंडमेंट, मान लो किसी कंपनी के टोटल ओवरऑल इवन आफ्टर डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 करोड़, तो मैक्सिमम इसमें से 26% यानी कि 2.6 करोड़ तक के जो हो सकते थे वो हो सकते थे DVR। ठीक है, ये अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट था पहले लिमिट, यानी कि इसमें वोटिंग कितनी भी डाल लो, यहाँ एक शेयर के ऊपर 5 वोट डालो, 10 वोट डालो, 20 वोट डालो और नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ 1 वोट दो, आधा वोट दो। ठीक है, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं थी पहले। अब क्या कर दिया, अब इन्होंने बोला है कि अगर ओवरऑल पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है तो आप कितना भी DVR उसका इशू कर सकते हो, कितना भी रुपीज़ में DVR इशू कर सकते हो, बट द पॉइंट इज उन DVR के ऊपर जो वोटिंग राइट्स हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होंगे 74% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स। समझ गए? यानी कि अगर 10 करोड़ के जो शेयर्स है उस पर ओवरऑल 10 करोड़ वोट्स हैं मान लो, तो अब मैक्सिमम DVR को वोट्स आप कितने दे सकते हो, 74%। अब यहाँ DVR आप भले कितने भी रुपए के इशू करो, आप यहाँ 1 लाख के भी DVR इशू कर रहे हो तो भी उस पर मैक्सिमम वोटिंग राइट 74% होंगे। आप अगर 10 करोड़ में से 9 करोड़ के भी DVR इशू कर रहे हो तो भी उस पर मैक्सिमम वोटिंग राइट्स 74% ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। बाय द वे, ये जो अमेंडमेंट है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। चलिए, इसी रूल के अंदर देयर इज़ अनदर चेंज। ये जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स है इनसे रिलेटेड एक और कंडीशन पहले थी जिसे रिमूव कर दिया गया है। पहले एक कंडीशन थी विच वॉज द कंपनी हैविंग कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स इन द लास्ट 3 years। सिर्फ ऐसी ही कंपनी जो थी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती थी। क्या मतलब हुआ इसका, कोई कंपनी है उसे DVR इशू करने हैं तो एक कंडीशन रहती थी कि आपको पिछले 3 सालों में प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा तभी आप करंट ईयर के अंदर DVR इशू कर सकते हो। ये पहले कंडीशन थी। ठीक है, अब इस कंडीशन को हटा दिया गया है। दैट मीन्स अब देयर इज़ अ कंपनी जिसने पिछले 3 सालों में कभी लॉस भी किया है या भले पिछले पूरे 3 सालों में लॉसेस किए हैं तो भी अगर बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। बट चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज़ इन सेक्शन नंबर 71। सेक्शन 71 डिबेंचर्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 71 में लिखा है कि अगर कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो उसको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना ज़रूरी है और उसके अंदर अमाउंट कितना डालेंगे वो प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, और प्रिस्क्राइब्ड कहाँ है,
प्रिस्क्राइब्ड है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 के अंदर रूल नंबर 18 में। इसके अंदर बेसिकली कितना डीआरआर अकाउंट में अमाउंट डालना है वो डिटेल्स लिखी हैं, ठीक है ना। इस रूल के अंदर थोड़े से चेंजेस हैं। अब देखिए इस रूल के अंदर बेसिकली दो बातें लिखी गई हैं, दोस टू थिंग्स आर, एक तो डीआरआर में कितना अमाउंट डालना है वो बात लिखी है, और दूसरा लिखा है कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है टिल द 30th अप्रैल ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ज़रा इन दोनों पॉइंट्स को समझ लेते हैं एंड देन वी विल रीड व्हाट आर द चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर रूल। देखिए कोई कंपनी अगर डिबेंचर्स इशू कर रही है तो जितने डिबेंचर्स हैं कंपनी के उसका एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज जो है वो कंपनी को डीआरआर अकाउंट में डालना पड़ता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ये रिजर्व जो है इसका काम सिर्फ एक है, इसको सिर्फ रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के लिए यूज़ किया जाएगा। इस रिजर्व में से पैसा निकाल के और कहीं पे भी कंपनी नहीं लगा सकती। बेसिकली दिस इज़ अ डेडिकेटेड रिजर्व फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर्स ओनली, ठीक है। इसका प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज अभी हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज जो इसी रूल्स में कवर्ड है, दैट इज इन्वेस्टमेंट टिल द 30th अप्रैल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। देखिए हर साल में किसी कंपनी के पास अगर डिबेंचर्स हैं तो किसी पर्टिकुलर साल में कितने डिबेंचर्स का मेच्योरिटी डेट आने वाला है, कितने डिबेंचर्स हैं जो मेच्योर होंगे, जिनका टेन्योर खत्म होगा, जिनका रीपेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा। अगर साल में ऐसे कोई डिबेंचर्स हैं जिनका मेच्योरिटी आ गया है, जिनका रीपेमेंट करना ज़रूरी है, तो रीपेमेंट के लिए कंपनी को पैसा लगेगा। जितना पेमेंट करना है उसका एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज गवर्नमेंट बोलती है कि कंपनी इमीडिएटली हर साल 30th अप्रैल तक उतना परसेंटेज जो इसमें प्रिस्क्राइब रहेगा रूल्स में, उतना परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटीज़ में डाल दे निकाल के। बेसिकली कंपनी अपने खुद के फंड्स में से, अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल के इन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ में लगा दे 30th अप्रैल तक। क्यों भाई? देखिए इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर साल में कुछ डिबेंचर्स का रीपेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है तो कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे तो पैसे होने चाहिए। पैसे हैं तो सही कंपनी के पास, बट उसके बाद हो सकता है कि कंपनी उन पैसों को कहीं और यूटिलाइज कर दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस दिन पेमेंट करना है डिबेंचर्स का उस दिन कंपनी के पास फ्री पैसे ही नहीं है, लिक्विड फंड्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि इमीडिएटली 30th अप्रैल जैसे ही हर साल आए, आप उस पर्टिकुलर साल में जितने डिबेंचर्स मैच्योर होने वाले हैं उनका एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज जो है अपने फंड्स में से निकाल दो और उनको लिक्विड के तौर पर, लिक्विड फंड्स के तौर पर कुछ सिक्योरिटीज़ में डाल दो। उन सिक्योरिटी से इमीडिएटली पैसा निकाल सकते हो बाद में और डिबेंचर होल्डर्स को रीपे कर सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ प्रिस्क्राइब परसेंटेज भी दे रखा है इस पर्टिकुलर रूल्स के अंदर, और कुछ सिक्योरिटीज़ भी बता रखी हैं जिसके अंदर इन पर्टिकुलर कंपनीज़ को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। नाउ इन्हीं दो पॉइंट्स में थोड़े से चेंजेस हुए हैं। सो हम रूल नंबर 18 के अंदर जो अब नई लिमिट्स हैं डीआरआर की और इन्वेस्टमेंट की, ज़रा उनको रीड कर लेते हैं। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनीज़। ये जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग कंपनीज़ है, अगर ये डिबेंचर्स इशू करते हैं, भले वो पब्लिक को करे या वो प्राइवेटली प्लेस करे कुछ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, इन बोथ ऑफ दीज केसेस न इनको डीआरआर बनाना है और न इनको मेच्योरिंग डिबेंचर्स का कुछ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज इन्वेस्ट करना है। इन पे कोई रिक्वायरमेंट्स है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट। देखिए जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके ऊपर भी एक्जैक्टली सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है। अगर ये डिबेंचर्स इशू करते हैं, पब्लिक को करें या प्राइवेटली प्लेस करें, तो भी इनको न डीआरआर अकाउंट में कुछ पैसा डालना है और न ही इनको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है। देखिए अगर टेक्निकली देखें तो इनके लिए प्रोविजन डीआरआर का ये है कि द सेम प्रोविजन एज एप्लीकेबल ऑन एनबीएफसीज विल बी एप्लीकेबल ऑन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। नाउ एनबीएफसी का हम नीचे प्रोविजन पढ़ेंगे और नीचे ये लिखा है कि एनबीएफसीज को कोई भी डीआरआर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो इन अ वे वी कैन अंडरस्टैंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको भी डीआरआर नहीं बनाना और न ही उनको इन्वेस्ट करना है कोई अमाउंट टिल 30th अप्रैल। आगे हम देखते हैं लिस्टेड कंपनीज़ के बारे में। क्या लिस्टेड कंपनीज़ को डीआरआर अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना, क्या उन्हें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। देखिए अगर लिस्टेड कंपनीज़ पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स करती हैं, यानी कि वो डिबेंचर्स इशू कर रही हैं पब्लिक को, तो ऐसे में इनको कोई डीआरआर अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन उनके जो मैच्योरिंग डिबेंचर्स हैं उनका 15% अमाउंट 30th अप्रैल तक साल में उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। तो मतलब इन्वेस्टमेंट का तो अमाउंट दे रखा है, पर
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का कोई अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। यहाँ स्पेसिफिकली इस रूल के अंदर NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और अदर लिस्टेड कंपनीज के बारे में बोला है। अगर ये पब्लिक इशू करती है डिबेंचर्स का तो DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बस 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है ना। अगर यही कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट करती हैं, यानी कि वो लिस्टेड कंपनीज जो हैं ये अगर प्राइवेटली किसी इंडिविजुअल्स को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो ऐसे में न DRR बनाना है और न कोई अमाउंट इन्वेस्ट करना है इन सर्टन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अब अनलिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं। अनलिस्टेड कंपनीज एक्सेप्ट वन, ये ऊपर लिस्टेड कंपनीज भी एक्सेप्ट वन की बात कर रहे थे। सो एक्सेप्ट वन मतलब ऊपर हमने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग कंपनीज की बात की, उनको हटा के जो बचे हुए अनलिस्टेड कंपनीज हैं, तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं अनलिस्टेड कंपनीज एक्सेप्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनीज। ठीक है ना, ये जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं इन्हें भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो बोला है भाई NBFC रजिस्टर्ड विद RBI एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद द नेशनल हाउसिंग बैंक। ये दो टाइप की अनलिस्टेड कंपनीज अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करती हैं डिबेंचर्स का, यानी कि वो डिबेंचर्स इशू कर रही हैं कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, कौन सी कंपनीज? अनलिस्टेड NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो ऐसे में इनको कोई DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई अमाउंट इन्वेस्ट भी नहीं करना। ठीक है, अच्छा तो फिर किसको करना है भाई? देखिए ऑल दी अदर अनलिस्टेड कंपनीज, ऑल दी अदर अनलिस्टेड कंपनीज मतलब ये ऊपर वाली NBFCs को छोड़ के, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छोड़ के बाकी बची हुई जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, हमने ऊपर एक्सेप्ट 1.1 जो डिस्कस किया था हमने, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनीज, उनको भी हटा दो। उन सब के अलावा बाकी सारी अनलिस्टेड कंपनीज जो ऊपर के पॉइंट्स में कवर नहीं हुई हैं, उन सब के लिए बोला गया है ना। ऐसी जो अनलिस्टेड कंपनीज है अगर वो डिबेंचर्स इशू करती हैं तो ऐसे में 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का अमाउंट उनको DRR के अंदर डालना पड़ेगा। ओके, एंड 15% ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, उस पर्टिकुलर साल में जितने डिबेंचर्स उनके रिडीम होने वाले हैं, मैच्योर होने वाले हैं, उसका 15% अमाउंट जो है उसको प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डालना पड़ेगा, सिक्योरिटीज़ के अंदर डालना पड़ेगा। अब ये जो 15% अमाउंट आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का इन्वेस्ट करना है वो किस टाइप की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, वो लिस्ट भी रूल्स में दे रखी है। जनरली द सिक्योरिटीज़ इंक्लूड सिक्योरिटीज़ ऑफ एनी शेड्यूल्ड बैंक्स और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटीज़ वगैरह जो हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना रहेगा। और ये जो DRR का अमाउंट है दैट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। सिमिलरली जो इन्वेस्टमेंट 15% का है वो भी सिर्फ डिबेंचर्स के रीपेमेंट के लिए ही यूज़ होगा और किसी काम के लिए यूज़ नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज़ इन चैप्टर 7 विच इज़ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर सेक्शन 90 के अंदर कुछ चेंजेस हैं। देखिए सेक्शन 90 वॉज टॉकिंग अबाउट रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स इन अ कंपनी। देखिए ये सेक्शन बेसिकली क्या बोलता है मैं आपको पहले वो समझाती हूँ एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द चेंज। नाउ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? सी इट इज़ अ पर्सन जो अलॉन्ग विद अदर रिलेटेड पार्टीज, अदर पीपल, जिसका एक कंपनी पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है, उसके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल है कंपनी का, उसके पास 25% या उससे ज़्यादा शेयर्स हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के। इन अ वे वी कैन से दैट द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक कंपनी को कंट्रोल करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। ओके, नाउ ऐसे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स के बारे में सेक्शन 90 बोलता है दैट कंपनी की ड्यूटी है कि पहले तो ऐसे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स को आइडेंटिफाई करें एंड देन उनकी डिटेल्स जो हैं एक अलग रजिस्टर में मेंटेन करें। एक रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स मेंटेन करना पड़ेगा हर कंपनी को। इसके अंदर ऐसे पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स की डिटेल्स होनी चाहिए। साथ ही जो सारी डिटेल्स हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी फाइल करना ज़रूरी है हर कंपनी को। एट द सेम टाइम अगर ऐसे कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स है जो इनडायरेक्टली कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं पर सामने नहीं आ रहे, बता नहीं रहे अपनी डिटेल्स, इनडायरेक्टली थ्रू सर्टन पीपल वो कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को, तो देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू सेंड अ नोटिस टू सच पीपल ऑल्सो, और फिर उनसे डिटेल्स निकलवाना, उन डिटेल्स को फिर से रजिस्टर के अंदर लिखना, ROC को सबमिट करना, वो बेसिक ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं हमारे रजिस्टर, हमारे सेक्शन नंबर 90 के अंदर। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज़ द चेंज इन दिस सेक्शन? सी इस सेक्शन के अंदर कंपनी की ड्यूटी क्या लिखी थी पहले सिर्फ ये लिखा था कि एक रजिस्टर मेंटेन करना है कंपनी को और कंपनी को ये डिटेल्स ROC को सबमिट करनी है। अब एक एडिशनल ड्यूटी भी डाल दी गई है कंपनी के लिए इन दिस सेक्शन नंबर 90 सब सेक्शन 4A।
अब ये सब सेक्शन 4A के अंदर लिख दिया कि अब हर कंपनी की ये भी ड्यूटी है दैट दे विल हैव टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू फाइंड आउट हु इज़ द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। पहले ऐसा था कि अगर कंपनी को पता है कि ऐसा ये बंदा है, ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, तो नाम रजिस्टर में लिख दो और आरओसी को सबमिट कर दो, बस। अब ऐसा है कि अगर कंपनी को डाउट भी होता है ना कि कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है जो सामने निकल के नहीं आ रहा, तो कंपनी को नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कंपनी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, नोटिस सेंड करना पड़ेगा इस पर्सन और बहुत सारे रिलेटेड लोगों को जिनसे डाउट है कि ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स हो सकते हैं। उनको बेसिकली इंक्वायर करना पड़ेगा, कंपनी को अपने साइड से एफर्ट मारना पड़ेगा टू फाइंड आउट हु इज़ द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ये कंपनी की ड्यूटी है नाउ, ठीक है। सो दैट इज़ योर सेक्शन 90 का सबसेक्शन 4A ये इंसर्ट हुआ है। ये पर्टिकुलर ड्यूटी जो है कंपनी की पहले नहीं थी। लेट्स रीड इट। Every company shall take necessary steps to identify an individual who is a significant beneficial owner in relation to the company and require him to comply with the provisions of this section. Okay, so ये additional duty अभी कंपनी की है, ठीक है। Now, subsection 11 of section 90 इसमें पेनल्टी लिखी है। अगर कोई कंपनी अपनी सेक्शन 90 की ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं करती तो ये पेनल्टी है। वो पेनल्टी सबसेक्शन 11 के अंदर लिखी हुई है। देखिए, पहले यहाँ पेनल्टी प्रोविजंस में लिखा था कि अगर कंपनी रजिस्टर नहीं मेंटेन करती सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स का, या कंपनी आरओसी को डिटेल्स नहीं देती, तो ये पेनल्टी अप्लाई करेगी कंपनी के ऊपर। अब यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट और डाल दिया, ये भी बात डाल दी कि अगर कंपनी नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए पता करने के लिए कौन सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है और इंश्योर नहीं किया कि वो जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है वो अपनी सारी डिटेल सबमिट करे कंपनी को, ठीक है, यानी कि जो एडिशनल ड्यूटी है ये भी फुलफिल नहीं करी, तो कंपनी को भी तब भी पेनल्टी पड़ सकती है, ठीक है। सो दैट इज़ द ओनली इंसर्शन इन दिस सबसेक्शन 11। पहले 2 ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं की तो पेनल्टी थी, अब 3 ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं की तो पेनल्टी है। सो वील जस्ट रीड दिस सबसेक्शन ऑल्सो। सबसेक्शन 11 रीड कर रही हूँ। इसमें ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये इंसर्ट हुए हैं। इफ़ अ कंपनी required to maintain register under subsection 2 and file the information under the subsection or required to take necessary steps under subsection 4A fails to do so or denies inspection as provided therein, the company and every officer in default who is in default shall be punishable with a fine of not less than 10 lakh rupees but which may extend to 50 lakh rupees, and where the failure is a continuing one, a further fine that may extend to 1000 rupees for every single day of default till the failure continues. ये पेनल्टी है। सेक्शन 90 के अंदर सबसेक्शन 9A इंसर्ट हुआ, ये पहले नहीं था। ये बहुत सिंपल सेक्शन है। इसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एडिशनल कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब करना चाहता है अबाउट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स तो अब वो कर सकते हैं। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं थी। नाउ द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इन योर चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। सेक्शन नंबर 135 जो है दैट टॉक्स अबाउट CSR, दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंपनीज़ को कुछ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज प्रॉफिट का जो है सोशल एक्टिविटीज़ में लगाना है, सोशल वेलफेयर के लिए लगाना है। नाउ वो एक्टिविटीज़ क्या होंगी वो शेड्यूल नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ है। नाउ शेड्यूल 7 के अंदर कुछ चेंजेस हैं। एक तो चेंज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स केयर्स फंड जो है उसके अंदर भी अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन योर CSR एक्टिविटीज़। ये नया चेंज है तो ये हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा जो पुराने चेंजेस हैं जो मई 20 के लिए एप्लीकेबल थे अब हम वो भी डिस्कस करते हैं एक बार। नाउ द एंट्री नंबर 9 हैज़ बिन स्लाइटली चेंज्ड। देखिए, इस एंट्री के अंदर पहले लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाइड टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेटर्स हैं उनके अंदर अगर कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं अपना पैसा तो इट विल बी कवर्ड इन योर CSR एक्टिविटीज़। क्या लिखा था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किए हैं इंक्यूबेटर्स उनके अंदर इन्वेस्टमेंट। अब ये चीज़ चेंज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लिखा? दोज इंक्यूबेटर्स विच आर फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और एनी एजेंसीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके अंदर अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है इट विल बी कवर्ड इन योर CSR एक्टिविटीज़। दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, पहले बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी इंक्यूबेटर को नोटिफाई करे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो नोटिफाइड जो इंक्यूबेटर्स हैं दे कुड बी प्राइवेट इंक्यूबेटर्स, दे कुड बी पब्लिक सेक्टर इंक्यूबेटर्स, दे कुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंक्यूबेटर्स और स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंक्यूबेटर्स।
बहुत वास्ट स्कोप था। अब इस स्कोप को लिमिट कर दिया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, ये जो प्राइवेट इंक्यूबेटर्स हैं इनके अंदर पैसा लगाओगे तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटी। आपको अगर CSR करना है, किसी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स को पैसा देना है, तो आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंक्यूबेटर्स को ही पैसा दे सकते हो, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर कोई इंक्यूबेटर्स हैं उनको दे सकते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें लिखा है कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को भी आप पैसा दे सकते हो। इट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन योर CSR। इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं IIT वगैरह के, जहाँ अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है, पैसा डालती है, उसे भी CSR कंसिडर किया जाएगा। एक नया पॉइंट इसी शेड्यूल के अंदर ऐड हुआ है। दैट न्यू पॉइंट इज पॉइंट नंबर 12। ये पहले नहीं था। This point reads disaster management including relief, rehabilitation and reconstruction activities। पहले अगर किसी कंपनी को CSR एक्टिविटी करनी थी और वो पैसा देना चाहते थे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर रिलीफ के लिए, तो उसे CSR नहीं माना जाता था। बट अब बिकॉज ऑफ दिस न्यू एडिशनल पॉइंट, अगर कोई कंपनी चाहे तो CSR का अमाउंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर रिलीफ के लिए भी यूज़ कर सकती है। इट विल बी सूटेबल कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर 135। नेक्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 132 में है, विच इज़ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। देखिए, ये जो नाफरा है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसका काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रेकमेंड करना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को रेकमेंड करना। ये ICAI के साथ मिलकर रेकमेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ नाफरा का काम ये भी है कि वो प्रोफेशनल्स को मॉनिटर करें कि वो बराबर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह फॉलो करें, मिसकंडक्ट ना हो। साथ ही साथ कंपनीज़ को भी ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर छोटू मोटू चेंज है। 3 सबसेक्शंस हैव बीन इंसर्टेड, विच इज़ सबसेक्शन 1A, 3A एंड 3B। इन 3 सबसेक्शंस में बेसिकली नाफरा के फंक्शनिंग, उनकी वर्किंग को लेके कुछ बात ऐड की गई है कि नाफरा कैसे ऑपरेट करेगा, ये बात एक्सप्लेन की गई है। सो इन सबसेक्शन 1A इट इज़ रिटन दैट नाफरा अब जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिविजन्स बना सकता है। बेसिकली नाफरा के अंदर ही डिविजन्स बनाकर अलग अलग डिविजन को अलग अलग काम, अथॉरिटी हैंड ओवर की जा सकती है। दैट इज़ व्हाट इज स्टेटेड। Let's read. NAFRA shall perform its function through such divisions as may be prescribed. सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली अगर प्रिस्क्राइब करता है तो उस हिसाब से नाफरा के कुछ डिविजन्स बन जाएंगे और डिविजन्स ऑपरेट करेंगे डिफरेंट फंक्शंस। नाउ ये जो डिफरेंट डिविजन्स हैं, इनको चेयर कौन करेगा, इनको मॉनिटर कौन करेगा, इनको हैंडल कौन करेगा, इनको लीड कौन करेगा, उसके बारे में वी हैव सबसेक्शन 3A। सबसेक्शन 3A says that each division of the NAFRA shall be presided over by the chairperson or the full-time member authorized by the chairperson. Okay? सो अगर नाफरा के डिविजन्स बनते हैं तो डिविजन्स जो हैं उनको मॉनिटर या तो पूरे नाफरा के जो चेयरपर्सन है वो मॉनिटर करेंगे, या फिर चेयरपर्सन कैन ऑल्सो ऑथराइज सम अदर फुल टाइम मेंबर, नॉट अ पार्ट टाइम मेंबर, फुल टाइम मेंबर ऑफ नाफरा। वो जो फुल टाइम मेंबर है वो भी डिफरेंट डिविजन्स को मैनेज कर सकते हैं। सबसेक्शन 3B सेज दैट there shall be an executive body of the NAFRA consisting of the chairman, chairperson and the full-time members of such authority for efficient discharge of the functions. It means that NAFRA की एक separate executive body भी होगी अब से, जिसके अंदर चेयरपर्सन होंगे और बाकी जो फुल टाइम मेंबर्स हैं दे विल टुगेदर फॉर्म द एग्जीक्यूटिव बॉडी। और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है ये सारे के सारे नाफरा के जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस परफॉर्म करेगी। नाउ सेक्शन नंबर 132 के अंदर ही देयर इज़ सम मोर चेंज। देखिए, हमने डिस्कस किया अभी कि नाफरा का एक ड्यूटी ये भी है कि वो प्रोफेशनल्स को मैनेज करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि जो CA हैं, जो भी प्रैक्टिसिंग CAs हैं, दे फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दे फॉलो द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, उनका कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होता, ठीक है ना। इन केस नाफरा फाइंड्स आउट दैट देयर इज़ अ CA, प्रैक्टिसिंग CA जिसने कुछ तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर दिया है, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर CA जो है उसको पनिशमेंट किया जाता है बाय द नाफरा, राइट। सेक्शन 32 सब सेक्शन 4 क्लॉज C के अंदर वो जो पनिशमेंट है जो नाफरा डाल सकता है ऑन दैट CA जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहा है, उसमें चेंजेस हैं। देखिए, पहले पॉइंट कहता था, अमेंडमेंट के पहले लिखा था कि debar such member or the firm from engaging himself from the practice as a member of the ICAI,
पहले लिखा था कि अगर नाफरा चाहे तो ऐसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करने वाले सीए या उस फर्म को कम्प्लीटली डिबार कर सकता है, उनकी मेंबरशिप ही कैंसिल कर सकता है, वो आईसीआई के अंदर प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे, राइट। अब ये जो है थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टी थी, तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। अमेंडमेंट के बाद ये बोल दिया गया कि अब उस सीए की मेंबरशिप कैंसिल नहीं होगी, उस फर्म के पार्टनर्स की भी मेंबरशिप कैंसिल नहीं होगी, बट they will not be allowed to do certain types of works. Bas, that's it. So what is it? Debarring the member of the firm from being appointed as the auditor or the internal auditor, or undertaking any audit in respect of the financial statement, or internal audit of the functions and the activities of the company or the body corporate, or performing any valuation functions as per section 247. ये duties अब वो particular CA या वो सीए का फर्म नहीं कर पाएंगे। सो अमेंडमेंट सिर्फ इतना है कि पहले बोला गया था कि अगर कोई सीए या फर्म प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करती हैं तो उनको कम्प्लीटली डीबार कर दिया जाएगा, उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। वेराज अब ये लिखा है कि मेंबरशिप कैंसिल नहीं होगी, अब सिर्फ वो जो पर्टिकुलर सीए है या फर्म है वो ऑडिटर नहीं बन सकते, वो इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं कर सकते, वो कोई वैल्यूएशन के फंक्शंस नहीं कर सकते, बट इनके अलावा वो बाकी के काम अभी भी स्टिल कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो दोनों पेनल्टीज़ हैं इनके लिए टाइम पीरियड जो प्रिस्क्राइब था वो अभी भी सेम ही है। देखिए, अमेंडमेंट के बाद भी लिखा है कि फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months एंड अ हायर पीरियड अप टू 10 years, और पहले भी यही था, मिनिमम ऑफ 6 months अप टू अ हायर पीरियड ऑफ 10 years। इसके आगे देखिए, रूल 3 ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रूल्स 2018 के अंदर छोटा सा इंसर्शन है। यहाँ रूल 3 के अंदर बैंकिंग कंपनीज का एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है, ये पहले नहीं था। सो वी विल सिंपली रीड दिस एक्सप्लेनेशन। बैंकिंग कंपनीज इंक्लूड्स कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट एंड सेक्शन 2 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट एंड सब्सिडरी बैंक एज डिफाइंड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट, ठीक है। सो नाउ बैंकिंग कंपनीज में ये 3 टाइप्स के बैंक्स इंक्लूड हो जाते हैं। ये स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन डाल दिया है इस पर्टिकुलर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रूल्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम रूल नंबर 8, ये जो नीचे वाला अमेंडमेंट है, ये सेक्शन 134 से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो की स्टार्टिंग में। देखिए, ये तो सारे हमारे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के अमेंडमेंट्स हो गए। अब ज़रा हम अदर लॉज के जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। दिस अमेंडमेंट इज़ एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। देखिए, इस एक्ट के आने के बाद बेसिकली सारे के सारे जो सेंट्रल एक्ट्स हैं वो अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हैं। अकॉर्डिंगली अब ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज वेल एज द जनरल क्लॉज एक्ट, बोथ ऑफ देम विल नाउ बी एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं थे, नाउ दे विल बी एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। सो विद दिस वी हैव completed all the amendments जो आपके नवंबर 20 CA इंटर के एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल हैं। I hope you have understood all of them. We have covered the new amendment and we have covered the previous amendment जो May 20 examination के लिए applicable थे। So if you have any doubts, let me know in the comment section below. I'll reply to that. And make sure that you subscribe to this channel and also share this video with your friends.